कतर के हवाले से खबर सामने आ रही है कि 8 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को उन्होंने हिरासत में लिया हुआ था, जेलों में बंद किया हुआ था। 8 में से 7 इंडियन नेवी ऑफिसर्स को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। जब इंडिया ने कुछ करना होता है वो कर लेता, वो किसी से नहीं डरता, ना वो अमेरिका से डरेगा, ना वो कनाडा से, ना यूरोप से डरेगा। सातों के सातों ऑफिसर्स इस वक्त पहुंच चुके हैं भारत, और पूरे कतर के अंदर भारत माता की जय के नारे बुलंद किए गए हैं। भारत पहुंचने के बाद भी इन नारों को बुलंद किया गया है। तो वो तो ये तो सिर्फ कतर है, कहीं और से भी कर सकते हैं तुम। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक अचीवमेंट है, मैं समझता हूँ भारत की। और जिस तरीके से भारत के वज़ीर आज़म ने पर्सनली इस मामले को अमीर के कतर के साथ उठाया, वो भी काबिल तहसीन है कि भारत अपने शहरियों की फ़िक्र करता है। भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। कतर ने 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है, जिनको जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी, और भारत के अनुरोध पर उनकी सजा को कतर के अमीर ने पहले ही कम करा दिया था और उम्र कैद में बदल दिया था। अब विदेश मंत्रालय ने बताया है कि उन्हें रिहा कर दिया गया है, और इसमें 7 पूर्व नौसैनिक भारत भी लौट आए हैं। भारत लौटे पूर्व नौसैनिक अधिकारियों में से एक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बगैर उनकी रिहाई संभव नहीं थी। उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद भारत माता की जय के नारे लगाए। सभी पूर्व अधिकारियों ने पीएम मोदी और कतर के अमीर को धन्यवाद दिया। एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि उनकी रिहाई बिना भारत सरकार की कोशिशों के मुमकिन नहीं थी। बीते साल 1 दिसंबर को दुबई में COP28 शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी के बीच बैठक के बाद पूर्व नौसैनिकों की सजा को कम किया गया था। कतर अमीर के साथ अपनी मुलाकात में पीएम मोदी ने पूर्व अधिकारियों का मुद्दा उठाया था। पूर्व नौसैनिकों के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी उनके परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। अब इस सारे प्रकरण में आज बेचारों को ये उस इलेक्शन के सदमे से उभर ही रहे थे। आज ऐसा सदमा लगा कि आईएसआई फिर से फेल, और तुर्किया की इंटेलिजेंस फिर से फेल, तुर्किया की इंटेलिजेंस भी फेल सर। और ये जो ईरानियों का भी इसमें हाथ था सर, इसको फंसाने में कुछ ना कुछ ईरान का भी रोल था, वो भी फेल। अब इनको लगा, अब देखिए आज कहाँ हुआ IC, कहाँ जुम्मा। अब ये अरबिक वर्ल्ड में आपने किसी को पकड़ा, फिर बोला भाई ये जासूस है, फिर बोला इनको फांसी दे दो, मतलब डेथ बाय फायरिंग स्क्वाड, और फिर आपने 2 महीने पहले तो आपने कम्यूट कर लिया सेंटेंस नहीं, या फांसी नहीं होगी, डेथ नहीं होगी। फिर आपने क्या कर दिया कि फिर 2 महीने के अंदर अंदर आज सुबह वो हमारे भारत देश आ गए सर। जब मैंने सुबह ट्वीट देखा 6 बजे करीब, मैं जग रहा था, मैं तो अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर रहा यार, मैं गलत तो नहीं देख रहा हूं। मैंने 2-3 जगह देखा, जब मैंने देखा मैंने कहा ये चमत्कार केवल भारत कर सकता। तभी मैंने कहा था 8 छुरियां चलेंगी ISI के दिल पे, सांप लौटेगा पाकिस्तानियों के दिल पे, और वहां तुर्किया के लोगों पे, और वहां थोड़ा ईरान के लोगों में। तो मतलब आज भारत का इतना वर्चस्व बढ़ गया है, तुम लाख कोशिश करो, तुमने मतलब जी जान की कोशिश कर ली, तब भी हमारे लोग वापस आ गए। तो मतलब यानी कि जो तुमने कहा ये जासूस थे वो गलत था, तुमने कहा ये यहूदियों के लिए जासूसी कर रहे थे वो गलत था, तुम्हारा डेथ सेंटेंस देना गलत था, तुम्हारी ये सब प्रकरण ही गलत था। ये सारा स्टेज मैंने आज प्रूव हो गया। और ये कब हो रहा तुम्हारे साथ? 12 तारीख। और कल क्या है? कल 13 तारीख है बेटा। कल 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे दुबई। सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में जो भारतीय डायस्पोरा का गेट टुगेदर है, कल हो रहा है। सबसे बड़ा अधिवेशन कहिए, जो आप कहिए, कल हो रहा है। करीब एस्टिमेट है 1 लाख लोग से ज्यादा वहां आएंगे, 1 लाख लोग। उसके बाद परसों भव्य मंदिर का उद्घाटन। 2018 में फाउंडेशन स्टोन रखी थी, अब देखिए 2024 में उद्घाटन भी हो रहा है। ये सब कब हो रहा है? इलेक्शन से पहले। अब इस्लाम के हार्टलैंड में भव्य मंदिर बन रहा है, और फिर मोदी जी उसका इनॉग्रेशन करेंगे। 2018 में फाउंडेशन डाली थी, इतना बड़ा मंदिर बना सर, मैं चित्र देखे मैंने, दिल खुश हो गया। अब देखिए कितने झटके, इलेक्शन फेल, कल लोग आ गए, कल सबसे बड़ा सम्मेलन। मैं पूछ रहा हूं कौन सा पाकिस्तानी नेता UAE में 1 लाख लोग इकट्ठे कर सकता? कोई नहीं करेगा, 5000 लोग नहीं आते किसी के। और फिर भव्य मंदिर का उद्घाटन। अब बेचारों के कितनी छुरियां चलेंगी दिमाग पे, दिल पे, आप खुद सोचिए कितने परेशान होंगे पाकिस्तानी। आपके खर्चे इतने ज्यादा हैं, पैसा आपके पास पहले नहीं है, तो आप ये चीजें सस्ती कैसे देंगे? देखिए, इसके लिए लफ्ज जो आप इस्तेमाल करें
वो धोखा है कि अपने ही अवाम को बार बार बेवकूफ बना के धोखा देके उनसे जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इनका कोई इरादा नहीं है। ये तो रोटी कपड़ा मकान शुरू हुआ था, आपको याद होगा ना कि 70 में, और आज भी पाकिस्तान में भूख और अफलास भारत से ज्यादा है। हालांकि हमारे यहाँ ज़कात का निज़ाम भी है, हमारे यहाँ गुर्बत भारत से ज्यादा है, हमारे यहाँ महंगाई भारत से 5 गुना ज्यादा है, हमारी महंगाई श्रीलंका से 9 गुना ज्यादा है। श्रीलंका में महंगाई की शरह 3.4%, 3.4%, हमारी है 29.7%, 9 गुना। भारत से जो है वो 6 गुना। हमारा ग्रोथ रेट भारत का 1/3, भारत में 6% है, हमारे यहाँ 2% है। भारत ने पाकिस्तानी रुपए के बराबर 13,000 अरब रुपया 13,000 अरब रुपया सब्सिडी दे रहे हैं फूड आइटम्स के लिए और खाद के लिए। हम IMF की शराइत की आड़ में अवाम पे GST लगाते हैं, पेट्रोलियम लेवी बढ़ाते हैं, बिजली गैस पेट्रोलियम का नर्ख बढ़ाते हैं और सब्सिडीज वापस लेते हैं, और तालीम का बजट कम करते हैं, और सेहत का बजट कम करते हैं, और तरक्याती अखराजात का बजट कम करते हैं। लेकिन हुकूमत को मराद देना, कौमी दौलत लूटने वालों को देना। कुछ चीज़ें जो हैं वो हम अपने दुश्मन मुल्क से भी सीख सकते हैं कि किस तरह वो अपने शहरियों को जहाँ कहीं भी हैं उनके मफाद को लुक आफ्टर करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं। मैं ये क़तन नहीं कह रहा कि हम ऐसा नहीं करते, लेकिन ये एक अच्छी एग्ज़ाम्पल हमारे सामने सेट हुई है, और इसमें जो है कहना पड़ता है कि मोदी साहब ने बड़ा एक्टिवली इसमें रोल प्ले किया। और उसके बाद ऑब्वियसली जहाँ भारत का वहाँ कतर में मिशन होगा, उन्होंने भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया होगा। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर साहब ने भी अपना रोल प्ले किया होगा। तो एक इज्तिमाई तौर पे कलेक्टिव एक एफर्ट थी जिसने पॉजिटिव रिज़ल्ट भारत के लिए दिए। ये अलग बात है कि भारत के इस किस्म के नेटवर्क्स हर जगह मौजूद हैं, और इसराइल और भारत के कोऑपरेशन हम जानते ही हैं कि वो किस कदर इंटेंस है, और हम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी ये दोनों ममालिक इस किस्म की इंटेलिजेंस कोऑपरेशन में हैं इन्वॉल्व। तो खलीजी ममालिक को यही एक कम से कम ये भी एक अहम इवेंट, एक ऐसी चीज़ हुई है जिससे ये साबित होता है कि भारत अपने जो है कहाँ कहाँ उसका नेटवर्क फैला हुआ है इन सारे मामलात में, और वो इसराइल के बिहाफ पे किसी भी मुस्लिम मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर सकता है। तो ये बात भी याद रहनी चाहिए। दूसरी तरफ मणिशंकर आयर भारत के जाने पहचाने डिप्लोमेट, साबिक डिप्लोमेट, और पाकिस्तान में भी लोग उनको बहुत जानते हैं। उन्होंने हमेशा अनइंटरप्टेड और अनइंटरप्टेबल डायलॉग की बात की है पाकिस्तान के साथ। वो एक हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है लाहौर में, फैस लिटरेचर फेस्टिवल, तो उसके लिए वो आए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने एक तकरीर भी की कि पाकिस्तान, अगर भारत हॉस्टाइल होता है पाकिस्तान की जानिब, तो पाकिस्तानी जो हैं लोग